नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी स्पेशल सीरीज लगातार जारी है। इस हफ्ते हम बात करेंगे फरीदाबाद सीट के तहत पड़ते 6 विधानसभा क्षेत्रों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे सभी विधानसभा सीटों पर। फरीदाबाद विधानसभा सीट हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आती है। साल 2019 में फरीदाबाद में कुल 54.41% वोट पड़े थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से नगेंद्र गुप्ता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखन कुमार सिंगला को 21,713 वोटों के मार्जिन से हराया था। और अब आइए बात करते हैं फरीदाबाद की 6 विधानसभाओं की तैयारियों के बारे में। फरीदाबाद के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं पृथला, एनआईटी, बड़खल, तिगांव, फरीदाबाद सिटी और बल्लभगढ़। इन 6 विधानसभाओं में 1650 बूथ हैं, जिनमें से 181 बूथ इस बार नए बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा बूथ फरीदाबाद शहर में हैं। कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 6 विधानसभाओं में कुल 17,78,000 मतदाता हैं। इस बार 38,000 नए वोट बने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक इस बार 27 नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं, जिनमें 6 सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं। वहीं चुनाव प्रक्रिया में इस बार लगभग 11,000 लोग लगाए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस बार खास बात यह है कि 2 स्थानों से पूर्व विधायकों मूलचंद शर्मा, बल्लभगढ़ और तिगांव से राजेश नागर को पार्टी ने मौका दिया है। बल्लभगढ़ में जहां मौजूदा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तिगांव में बड़ी संख्या में गुर्जर मत होने के चलते मौजूदा विधायक राजेश नागर पर ही दांव खेला है। अब देखना ये होगा कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में किस पार्टी के चेहरे को जनता मौका देती है। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची शुक्रवार देर रात जारी कर दी है। वहीं बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची अभी जारी करनी है। ऐसे में जिन लोगों के नाम पहली सूची में नहीं थे, उन्हें दूसरी सूची से काफी उम्मीदें हैं। वहीं हमने बड़खल विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी की टिकट की दावेदार और हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं रेणु भाटिया जी, हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष और बड़खल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवारी की दावेदारी इन्होंने जताई है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और साथ ही बड़खल के मुद्दे क्या हैं और नॉमिनेशन फाइलिंग जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा लेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या वजहें हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप एक सशक्त दावेदार हैं उम्मीदवारी की, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है और जनता की उम्मीदें जो हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं वो एक मॉरल बूस्टअप भी होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने प्रयास किया है अपने जीवन के 34 वर्ष के भाजपा कार्यकाल में कि मैं जनता की सेवा कर पाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि जनता जैसे 2000 में 2005 में अपना भरपूर प्यार दे चुकी है मुझे एज अ म्यूनसिपल काउंसलर, एज अ डिप्टी मेयर 2 बार, तो ये भी जनता को एक इंतज़ार है। क्योंकि 2009 में विधायक के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि मैं सिटिंग काउंसलर थी और ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ, तो शायद जनता को लगता है कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरी उतरूं। बिकॉज़ छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बातें जनता को सिर्फ जो है चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें उनकी एप्रिशिएट करना चाहिए कि जनता सिर्फ उन चीज़ों के लिए कंसर्न्ड है जो उनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हैं। तो मेरा वो बेस रहा है, इसलिए मुझे शायद बहुत इजी रहे, शायद मेरा शौक़ है इसलिए, शायद मैं कर चुकी हूँ इसलिए। तो सिर्फ शौक नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा ठीक करूँगी, सिर्फ शौक नहीं है, जनता भी
हमने थोड़ा सा जो किया है उसमें ये पता चला जनता भी चाहती है कि आप खड़ी हों और खड़ी हो के जनता के मुद्दों को उठाएं, तो इस पर भी बात यस, जब से इस तरह की मैंने दावेदारी रखी है, जनता को बहुत उम्मीद है कि पार्टी का आशीर्वाद, सीनियर्स का आशीर्वाद मिलेगा, तो शायद सीनियर्स मुझे आशीर्वाद दें, सोचें। जी जी। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो एक संगठनात्मक ढांचा जो है वो बहुत मजबूत है और ये सभी इस पर बात करते हैं। दूसरी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो सामने बिल्कुल कांग्रेस दिखाई देता है, तो इस इलाके में कांग्रेस को आप कहाँ खड़ा पा रही हैं? मुझे अपने काम पे भरोसा है ना, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, मुझे अपने काम करने की स्टाइल पर भरोसा है। मैंने किया है, प्रूव किया है। इस समय जो मेरे विपक्ष में या जो भटकल विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से खड़े हो रहे हैं, जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, मैंने उनको कभी एज अ काउंसलर नहीं देखा, मैंने उनको कभी ज़मीनी काम करते नहीं देखा। यस, पेरेंटल एंसेस्ट्रल उनके ऊपर अगर वो है तो प्रैक्टिकल उनका क्या है ये सोचना होगा। पिता ने किया वो अलग बात है, दादा ने किया वो अलग बात है। व्हाट हैव यू डन फॉर द पब्लिक, दैट इज़ डिफरेंट, बट आई हैव डन। जी जी जी। अब हम मुद्दों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस इलाके के जो मुद्दे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके बारे में जनता को उम्मीद है कि अगर आप आएंगी तो उनके उन मुद्दों पर काम होगा? विशाली जी, बड़े बेसिक मुद्दे हैं जो मुझे लगता है जनता का अधिकार बनता है उनको वो फैसिलिटीज़ देना, जैसे पानी की समस्या, निकासी की समस्या जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भटकल विधानसभा में या यूं कहूँ फरीदाबाद में बेसिक प्रॉब्लम है। और आजकल तो हम देख रहे हैं पूरे देश के कई कोनों में ये प्रॉब्लम आती है, वो है निकासी की। जल भराव हो जाता है, पानी निकलने का कोई रास्ता, प्रोविजंस छोड़े नहीं गए होते। मुझे लगता है कि इफ़ यू फोकस ऑन दैट एज अ काउंसलर, एज अ MLA, एज अ MP, दैट विल मेक योर एरिया क्लीन, सिस्टमैटिक, तो जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनता की बहुत छोटी सी ख्वाहिशें होती है। मुझे याद है, मैं जब काउंसलर थी और मैं लोगों के बीच में जाती थी तो लोगों को सिर्फ रहता था यहाँ अंधेरा है, लाइट्स लगवा दीजिए, यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी दिलवा दीजिए, यहाँ पर पानी का टैंक करवा दीजिए, या कोई सड़क टूटी है करवा दीजिए, पुलिया नहीं है करवा। सो दीज वर वेरी बेसिक थिंग्स विच पब्लिक वांटेड एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव देम। और अभी भी मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैंने जितना संघर्ष किया है उस संघर्ष को मैं यहाँ पर पूरी तरह से फोकस करके सेवा में दूं, और उम्मीद करती हूँ जनता का भरपूर प्यार मिलेगा। अच्छा, अब एक पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा बहुत बड़ी हलचल चल रही है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कहूँगी। पिछले 24 या उससे थोड़े से ज़्यादा घंटे में जिस तरह से बैक टू बैक छोड़ के गए, कहीं टिकट कटने से नाराज़गी है तो कहीं उनको इग्नोर करने से नाराज़गी दिख रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो क्या आपको इससे खतरा नहीं लग रहा है कि कहीं इस तरह का कुछ? देखिए, एक्सपेक्टेशन जो काम करता है उसको डेफिनेटली होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है पार्टी जो आदेश दे उसको मानना चाहिए। 2009 में भी मैं एक जेन्युइन ओनली कैंडिडेट थी इस विधानसभा की, लेकिन मे बी अनफॉर्चुनेट थी या मेरे भाग्य में नहीं था। आई डिड नॉट गेट, बट आई डिड नॉट लीव माई पार्टी। मैंने कभी विरोध नहीं किया। जब मुझे जो पार्टी से मिला, चाहे वो संगठन का पद था, चाहे अब सरकार का पद है, इससे पूर्व 3 वर्ष मेंबर के तौर पे पद था, आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट रिजल्ट्स। और हम संगठन के सिपाही हैं, भाजपा के सिपाही हैं। हमने एक एक दिन रहकर संगठन को तो मजबूत किया, स्वयं को भी किया। तो हमें इस तरह से बदलना अपनी मर्जी है हर किसी की। मैं उसी पर आ रही थी कि इस तरह से जो अगर टिकट नहीं मिला तो छोड़ देना, या एकदम से जिसके प्रति आप इतने वफादार थे और अचानक से आपको सब कुछ उस पार्टी में गलत लगने लगता है, मॉरली ये कितना गलत आपको लगता है?
मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सच्चे सिपाही हैं तो यू विल नॉट डू ऑल दिस। आई डिड नॉट डू, मैंने पहले भी नहीं किया, मैं आगे भी नहीं करूँगी। जीऊँगी तो भाजपा के लिए, मरूँगी तो भाजपा के लिए। आप एक सशक्त महिला हैं और आपने अपनी जो काबिलियत है वो हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी बखूबी दिखाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से उम्मीदवार हो जाती हैं, उसके बाद महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर अगर आपने कुछ सोचा है, इस इलाके में भी होगा कुछ ऐसा, या अगर हम नेशन वाइड भी, अरे अपने स्टेट वाइड भी कहें तो स्टेट वाइज भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, तो आपने क्या सोचा है कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर आप आगे किस तरह से बढ़ना चाहें? देखिए, जब आप ये बात कहती हैं कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे, तो मैं एक महिला हूँ, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि अब मैं महिला नहीं रहूँगी। तो मैं उनकी समस्याओं को बहुत गहराई से, बारीकी से और वर्षों से जानती हूँ। इट इज़ नॉट कि मैं कमीशन की मेंबर बनी या चेयरपर्सन बनी तो महिलाओं के मुद्दे देखे। मेरा पैशन है और मैं पिछले 34 इयर्स से महिलाओं की समस्याएं सुनती आई हूँ, चाहे मैं पद पर रही सरकारी या नहीं रही, संगठन के किसी भी पद पे रही, बट महिलाओं के साथ संपर्क बना रहा। तो छोटी छोटी बातें, उनके परिवार की समस्याएं, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर, उनके हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर, अभी एज कमीशन मेरे पर ऑफिशियल मोहर है और 30 वर्षों से मेरे ऊपर एक प्रेम की मोहर है जो मैं उनके साथ लगी रही। तो ये थी रेणु भाटिया जी, एक मजबूत सशक्त दावेदारी जो है इनकी बड़खल विधानसभा क्षेत्र से है, साथ ही हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और लगातार बेहतरीन काम कर रही हैं। अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान जो है वो किस तरह से फैसले लेती है और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। कैमरामैन कमल के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़, फरीदाबाद। बीजेपी ने बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को लगातार तीसरी बार टिकट देकर भरोसा जताया है। उन्होंने शुक्रवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उन्होंने PTC न्यूज़ के साथ खास बातचीत भी की है, चलिए आपको सुनाते हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मूलचंद शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री भी हैं और लगातार तीसरी बार यहाँ से उनको बीजेपी ने कह सकते हैं कि भरोसा जताया है और तीसरी बार टिकट दिया है। कितनी मजबूत उनकी उम्मीदवारी है और यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, इसके लिए हम मूलचंद शर्मा जी से ही पूछेंगे। हम इस वक्त यहीं पर हैं और उनके साथ हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत PTC न्यूज़ में आपका। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने नामांकन भर दिया है। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? ये जो कुछ दिन आपके लिए हैं, इसमें आप क्या सोच रहे हैं कि जनता के पास जाना है और उनकी बातें सुननी, उनकी समस्याएं सुननी है, क्या कुछ है, थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के संगठन का धन्यवाद करूंगा कि तीसरी बार भरोसा विश्वास जो मेरे पे जताया है और बल्लभगढ़ के लोगों पे जो पार्टी ने जताया है उस पर हम खरा उतरने का, और लोकसभा में जो बड़ी जीत हुई थी 47,000 से हम जीते थे, उस मार्जिन को बढ़ा के बड़ी जीत हो गई। मेरा एक मानना है कि बल्लभगढ़ के जो इतिहास 40 साल का रहा, जिस तरह से बल्लभगढ़ की जर्जर हालत रही, चलने के लिए सड़क नहीं थी, पीने के लिए कॉलोनी में पानी नहीं था, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं थे, प्राइमरी स्कूल नहीं थे 2-3, पर हमने क्या है कि दर्जन भर इस तरह के शहर में कॉलोनियों में हमने कॉलेजों की मार्ग बनाया। और इस तरह की जहाँ मैंने नॉमिनेशन कराया, इस बात की मुझे खुशी है, जिस सेक्रेटरीट को बनाया मैंने उद्घाटन किया, मैं नहीं पता मैं करके आया, और पहले तो ये नहीं पता अधिकारी कहाँ बैठेंगे, भरोसे नहीं था। हाँ, रोज बदलते थे, कभी रेस्ट हाउस, कभी गेस्ट हाउस, कभी पंचायत भवन, कभी दूसरी जगह, इस तरह से हालात रहे। अभी काम को गति, बढ़ता हुआ बल्लभगढ़, उसको विकास को गति देनी है। अगर जनता का आशीर्वाद पूरा रहा तो अपने इसमें बल्लभगढ़ को विकास को गति देनी है। जनता का कैसा आशीर्वाद और किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है, पता चलिए? नहीं, मेरा ही मानता है जनता का आशीर्वाद पहले मेरे में था। 14 में मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, 19 में मिला, और 24 से सारे विरोधी एक तरफ रहे थे लोकसभा में,
और जितना उनने प्रयोग किया वोट का, धन बल का, एक तरफ थे, कहते हम जीतेंगे, बड़ी बड़ी बात कहते हैं। जिस तरह के हालात हुए 48,000 मतों से हम चुनाव जीते। और मैं मानता हूँ कि भी जो विधानसभा का चुनाव है वो देश का चुनाव है। यहाँ के लोग पानी चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, सड़क चाहते हैं। इन सब पे हम काम करेंगे और शहर को सुंदर बनाने का काम करेंगे। और बच्चों के काम कौन करना, एमएलए बनना मेरे लिए जरूरी नहीं है। एमएलए तो आने जाने का, एमएलए की परवाह नहीं करता। मेरे लिए बल्लौट के आम व्यक्ति, गरीब के लिए काम करना बहुत जरूरी है। एमएलए बनना बात नहीं है। एमएलए तो मैंने कब कहा था, मुझे एमएलए में शुरुआत थी, एक बार एमएलए बनेंगे, मैं 2 बार बना और मुझे सरकार मंत्री बनाया। मेरी इच्छा थी काम करूंगा उस व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति। मुझे तो ये था भी मैं काम कैसे करूं और गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के लिए किस तरह काम करें कि लोग। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी है, और बल्लभगढ़ में जिस तरह का विकास, जिस तरह का काम हुआ, इससे क्या है कि आप सारे शहर में घूमना पता लग जाएगी। मैं जातिगत की राजनीति नहीं करना, धर्म की करता। मैं तो 36 बिरादरी के लोगों की राजनीति करता हूँ। जाति मेरे लिए बड़ी नहीं है, जमात बड़ी है, जाति नहीं। जमात की बात करता हूँ। जाति तो सीमित रह जाते, खत्म हो जाते हैं लोग, मित्रता छोड़ जाते हैं, अपनी यारी छोड़ जाते हैं। मित्र वही जो जमात के साथ चलता। आपने मित्रता छोड़ जाते हैं और ये सब कह रहे, एकदम से मुझे याद आया कि बीजेपी में लगातार जिस तरह से छोड़ने का सिलसिला चल रहा है पिछले कुछ घंटों से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो टिकट ना मिलने से नाराज होके निकल रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता, जिस पार्टी ने सब कुछ दिया, कभी हर एक का अधिकार आज उसको मिल गया, उसको मिल गया, कोई पार्टी नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं, उनकी बात अगर हम रखें, वो कह रहे हैं हमने इतने सालों से काम किया और हम इतना मतलब हर आला कमान के हर एक आदेश को हमने सिर माथे पे लिया। आदेश नहीं। कई बार आदमी के 100 नंबर होते हैं, कई बार आदमी 80 नंबर रह जाता है, कहीं 85 हो जाता है, दूसरे वाला 90 को हो जाता है। पास तो दोनों ही हैं, पर एक आदमी व्यक्ति उनसे बढ़िया कोई मिलता है, कोई समीकरण जाति के हो जाते हैं, कोई क्षेत्र के हो जाते हैं, तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। मतलब ये है कि नाराजगी है, लेकिन ना करना भी नहीं चाहिए। कोई जिसने बीजेपी छोड़ी सारी जिंदगी रोता है। अच्छा, हाँ, मैंने देखा। यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ रोएगा, सारी जिंदगी रोएगा। अच्छा। पार्षद बनाए, एमएलए बनाए, एमपी बनाए, पार्टी ने सम्मान दिया, कोई राज्यसभा बनाया, कोई लोकसभा बनाया, कोई मंत्री बनाया, वो सारी जिंदगी दर दर की ठोकर का, जो व्यक्ति के कोड लग जाता है ना, कोड, सारी जिंदगी कोड के लिए रोलता है। जिसने बीजेपी को छोड़ा है, जिस पार्टी ने सब कुछ दिया, पार्टी ने देश को बहुत कुछ दिया। कभी कल्पना थी कि कश्मीर जैसे को 370 हट जाएगी? आप पे बातों की नहीं है, जिसपे कितने जवानों ने, हरियाणा के देश के जवानों ने भी शहादत दी है, कभी कल्पना थी? जिस तरह के 140 करोड़ का देश, इसको चलाना कितनी बड़ी बात है। आप ये नहीं सोचते भाई 140 करोड़ लोगों के, वो तो कहते हैं मित्र हमारे बांग्लादेश की तरह कर देंगे, वो तो बांग्लादेश की बात करते हैं। इस तरह के हालात पैदा होंगे। कुछ लोगों तो काम यही है। मेरा क्या है, भारतीय जनता पार्टी माँ है, उसके साथ धोखा नहीं है। कभी हार है, कभी जीत है, ये रण है। ये सब समय भाग्य का होता है और व्यक्ति के अपने उसमें होता है। कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, लोग कहते हैं मैं काम किया, मैं मिले हो तो काम ना करा तो लोग कहेंगे अरे यार फेल हो गया पंडित जी। तो पंडित जी ने एक ईंट नहीं लगाई। जैसे मैं कांग्रेस के मित्रों को कहता हूँ, अपने हाथ का एक पेड़ बता दें पूरी विधानसभा में। लेकिन वो तो मतलब उन्होंने तो सफाया कर दिया बीजेपी का कि बीजेपी तो पूरी तरह से गायब हो रही है। ऐसा उनका 14 में भी हाल था, उनका 19 में भी यही हाल था, उनका 24 में बहुत बुरा हाल है। अच्छा, जितनी नहीं कहने दीजिए, वो तो 8 को लगेंगे। आज देश के सम्मान की बात है और दिल्ली के जो हालात, हरियाणा को, दिल्ली को ठीक रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को, उद्योग को देखना, भारतीय जनता पार्टी को आपको देना पड़ेगा। देखा नहीं, दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिए थे, दिल्ली के उद्योगपति रोके थे। कौन लोग थे? वही लोग थे। किसने कहा बताइए ना आप? दिल्ली का बॉर्डर, सोनीपत सील, बहादुरगढ़ सील, लोग तरस गए थे, लोग छोड़ गए थे। क्या करें, फैक्ट्री बंद कर दें, आना जाना लोग बंद कर दें। इनका कोई लेन देन, देश के हालात जिस तरह के पैदा करना चाहते हैं, इनका ये काम है। इनकी अपनी दुकान बंद होगी, ये बेरोजगार हो चुके हैं।
स्पॉटलाइट हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी स्पेशल सीरीज लगातार जारी रहेगी और हर एक सीट से जुड़ी पहली खबर हम आपको सबसे पहले बताएंगे, ये हमारा वादा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।